नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी जो असम हल्के से विधायक आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो कल ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई और 7 दिन के लिए जो रिमांड पर भेज दिया गया ईडी को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। एक और नारा लगता है ना आजकल, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है या ईडी को आगे करता है, तो समझ लो कि मोदी डर गया, उसको पता चल गया कि 2024 में तू जीत नहीं रहा है। ठीक है, जनता ने मन बना लिया है और उसके पास भी रिपोर्ट पहुंच गई है। तो जब पानी कभी आपने जोड़ देखी, कभी नहाया जोड़ में? जोड़ में कौन नहाया? हम नहाया करते यार, जोड़ में नहाया करते। तू शहर का रहने वाला है? शहर का जी। तभी नहीं तना देखी, तू गांव का होता तने पता होता। जब फिर आदमी कहीं डूबने लग जाए तिनके का सहारा ढूंढता है उसमें। तो मोदी जी अब ईडी सीबीआई, आज देखो आचार संहिता लगी हुई है, पार्लियामेंट की कैंडिडेट घोषित है महुआ मित्रा, उसके घर सीबीआई पहुंच गई। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री होते हुए उसके घर से फोर्सफुली उठा के ले आए। ऐसी गुंडागर्दी तो शायद चाइना और रशिया में भी नहीं होगी। तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, संविधान कहाँ है? तो देश के अंदर सब कुछ लोकतंत्र के नाम पे गुंडागर्दी हो रही। और लोकतंत्र के अंदर मैं तेरे को फिलॉसफी बताऊं इसकी। जिस आदमी ने लोकतंत्र की परिभाषा लिखी थी उसका नाम था अरस्तु। उसने कहा था कि जब मेजॉरिटी का दुरुपयोग होगा तो फिर ये मूर्ख तंत्र कहलाएगा। अब ये मूर्ख तंत्र चल रहा है। तो क्या लगता है सर कि सिर्फ कांग्रेस के नेता ही, क्या अन्य पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है? मगर देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर इतना चंदा कर दिया, अन्य पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, सिर्फ अपना अकाउंट चला रही है और फुल खर्चा कर रही है। कांग्रेस के अंदर सारे प्योर श्योर आदमी बचे हैं। अब हमारे डीके शिव कुमार जी पे इन्होंने ईडी भेजी थी, 1 महीना अंदर भी रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब जितने भ्रष्ट लोग थे वो सारे बीजेपी में रल गए। ठीक है ना? तो नाश किसका होगा? जो देश के साथ गद्दारी करेंगे, जो भ्रष्ट हैं। तो बीजेपी का ही नाश होना है, तू चिंता ना कर। 2 जून 4 को आज ये तेरे को सारे हारे हुए मिले। तो सर, एक करनाल की जनता एक बात सुनने में और कह रही है कि जिलेराम शर्मा आया और सीएम की कुर्सी खा गए। देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, कुदरत का खेल है कि ये जिलेराम खा गया या मोदी खा गया। लेकिन बजट सेशन हुआ था 27 तारीख को, 28 को ख़त्म हुआ फरवरी को। तो मैंने 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी को कह दिया था कि दोबारा तू इस सीट पे नज़र नहीं आएगा उसमें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भविष्य वक्ता हो गया। ये तो मौके की बात है, कही गई और सच में ही 15 दिन पीछे मुख्यमंत्री जी गायब हो गए वहाँ से। तो सर, क्या बीजेपी को क्या पड़ेगी? बीजेपी चेहरा बदल दिया सीएम का। जब आदमी डर जाता है ना तो बहुत सारे गलत फैसले करता है। अभी और भी करेंगे बहुत सारे। डरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं, ओबीसी का सीएम में क्यों उतारा? क्या राहुल गांधी ने लगातार जो देखा जाए तो ओबीसी का मुद्दा भी संसद में उठा रहे हैं, तो इसलिए ओबीसी का चेहरा उतारा उन्होंने। आपको देखने में शरीर देख के ओबीसी कह रहे हो क्या? नहीं, ओबीसी है ना। ओबीसी विचारधारा से होना चाहिए। और जो आरएसएस की ट्रेनिंग ले लेता है ना, वो देशद्रोही होता है। वो कभी भी मतलब ना तो वो राष्ट्रवादी होता है, ना वो देश हित का आदमी होता है। जिस संस्था ने देश के कानून के तहत अपने आप को आज तक रजिस्टर्ड नहीं कराया, उसकी ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी देश प्रेमी कैसे हो सकता है? तो सर, बीजेपी एक बात कहती है, कई नेता टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल रजे, ये तो आज़ादी के टाइम पे पार्टी बनती है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो बीजेपी को आरएसएस भी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो लाहौर में उसका निर्माण हुआ था। आरएसएस को जनता ख़त्म करेगी। ठीक है ना? आरएसएस के 100 साल होने पहले अभी हमारी सरकार आएगी और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम ही आरएसएस से पूछेंगे भी आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं और देश क्यों नहीं, आपको जिनको ये देशद्रोही कहते हो तो अपनी संस्था का रजिस्टर कराते हैं देश में। और ये फिर ये कौन है? तो इनको जनता ही हिसाब लेगी। तो सर, अब ये सीएम का चेहरा बदल दिया गया, मगर गृह मंत्री अनिल विज थे, वो सोच रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा,
उनके मन में ही रहेगी बात। वो तो देखो उनकी अपनी पार्टी की बात है, लेकिन अनिल विज एक ईमानदार और शरीफ आदमी था, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे मतलब ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे ही नहीं। लोग जो उसके साथ व्यवहार हुआ है उससे भी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यवहार से जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं वो राजनीति से दूर रहेंगे। ये देश के लिए मतलब जो है खतरे की घंटी है। सर बीजेपी पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में बात करती है कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, 15 लाख लोगों के धन आएगा, गरीब को गरीबों रेखा से ऊपर किया जाएगा, मगर सारे इनकी जो मैनिफेस्टो में तो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इस पे आने वाला जो समय है कांग्रेस का होगा, 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी? देखो कितनी जीतेगी मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन सर, एक जो कल कुरुक्षेत्र में एक जो युवा है आचार संहिता लगी है, तो ऐसा कौन से नेता ने ऑर्डर दे दिया लाठीचार्ज का? उसमें कई नेता, अनुराग डांडा की सीट पे चोट लगी, सुशील गुप्ता जो लोकसभा कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं उनको चोट लगी, अन्य जो युवा थे बुजुर्ग उनके लाठी डंडों से आचार संहिता लगी है, फिर भी अपनी तानाशाही चल रही है। तो सर देखो यही सवाल मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है भी, जब आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर चल रहा है, तो क्या ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है क्या उसका लाठीचार्ज का? प्रदर्शन करने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। तो ये तो पूछना चाहिए जनता को, और इसी का जनता हिसाब ले। इलेक्शन कमीशन अभी भी उसी तरीके से, और बाकी की संस्थाएं भी उसी तरीके से काम कर रही हैं जैसे पहले सरकार आचार संहिता से पहले कर रही थी। ईडी भी उसी तरीके से काम कर रही है, सीबीआई भी उसी तरीके से। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन खत्म है। सर संजय भाटिया नाराज चल रहे कि उनकी टिकट काट दी गई है। किसका नाम लेके क्यों मूड खराब कर रहा है? नो कमेंट। तो सर एक आखिरी सवाल है मेरा, 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी थी, हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट 6% था, बेरोजगारी का जो अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर इन्होंने 5 साल सर्वाइव करने के बाद वो 48% पे आ गया। 48% के बाद सर फिर वो आज 8% पे आ गया। तो मगर देखा जाए तो करनाल पानीपत के युवा तो बाहर पलायन कर रहे हैं लगातार। देखा जाए तो 8% में किसने कहा आपको? 8% पे है सर नेट। नो नो नो, ये सारी की सारी जादूगरी है। पूरे देश के आंकड़े ख़त्म कर दिए इन्होंने। ये सिर्फ इनकी जादूगिरी है, और इसके बहाने से ये कुछ कुछ दिखाते हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। आप एक एक गांव में जाओ ना, पता लग जाएगा कितने सर आज करनाल और पानीपत का युवा बाहर की तरफ प्लान कर रहा है, युवाओं के लिए सोच नहीं रहे हैं। ये करेंगे ही ना, ये तो यही चाहते हैं। ये तो कहते हैं भी इजराइल में युद्ध लग रहा है, वहाँ भी जाके बंदूक उठा लो। इसराइल में मरो, रशिया में भी फंस रहे हैं हमारे बंदे हरियाणा रोजगार के तहत। यही तो इनकी घटिया नीति है, अपने बच्चों को वहाँ मरवा के इजराइल से ये वो टेक्निक लेना चाहते हैं। ये भी इजराइल के बिल्ली है ना, सबसे बड़ा आतंकवादी देश है इजराइल दुनिया में। तो सर अब मनोहरलाल इसके खट्टर साथ जी ने हमारे मोदी जी की दोस्ती है। मनोहरलाल खट्टर जी ने किराए पे मकान ले लिया और होली के बाद प्रचार शुरू करेंगे अपने लोकसभा। किराएदार को हम 2 महीने बाद यहाँ से निकाल के भेज देंगे।